सो वेलकम बैक टू द बैक बेंचर नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो कि फोर्थ ईयर का मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स और ऑक्यूपेशनल डिसीजेस एंड ईएसआई एक्ट। तो ईएसआई एक्ट के बारे में आपको इन डिटेल मतलब इंफॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। तो हमारे पिछले कुछ दिनों से रेगुलर अपडेट्स नहीं आ रहे थे, जो कि चैनल पे कुछ वीडियोस नहीं डाल रहा था। वो क्यों? क्योंकि हमारे घर में गणपति की मतलब जो भी सोसाइटी में गणपति वगैरह थे, उसकी वजह से जो भी मतलब सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे, उसकी वजह से नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज से हमारे रेगुलर वीडियोस आएँगे, हर एक नया टॉपिक। अगर आपका कोई टॉपिक है, कौन से भी ईयर का रहेगा, अभी मैं मोस्टली 4th ईयर पे फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इनका एक नया मतलब नया सिलेबस है, तो उसकी वजह से मैं 4th ईयर पे फ़ोकस कर रहा हूँ। अगर आपका कौन से भी ईयर का रहेगा, तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं उस पे अगले ही दिन वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है? तो क्या है? प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ वर्कर्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब कि क्या? जिसमें हम प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे वर्कर्स है, उनकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो हेल्थ है, तो उसको हम प्रमोट और मेंटेन करते हैं। तो इसका मेन फोकस क्या रहता है? प्रिवेंट वर्क रिलेटेड हज़ार्ड्स। मतलब कि क्या? अगर कोई भी वर्कर है जो कि मतलब काम पे जा रहा है, उसके रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स या फिर जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो उनको इंजरी पहुँचा सकती है, उसके रिलेटेड जो है चीज़ें, वो हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? और हम प्रिवेंट करते हैं डिसीज़ेज़, कौन से? वर्क रिलेटेड रिलेटेड। फिर आता है एंश्योर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो हम ये जो मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, उससे हम क्या करते हैं कि जो भी ऑक्यूपेशन का एरिया है, वो सेफ रहे वर्किंग कंडीशन के लिए, तो हम वो देखते हैं, ठीक है? और ये किससे गाइडेड है? गाइडेड बाय लेजिस्लेशन। मतलब कि क्या? जो कि हम अगले वाले मतलब इसी कंटिन्यूएशन में देखने वाले ईएसआई एक्ट, ठीक है? जो ईएसआई एक्ट है, उसके रिलेटेड ये मतलब उससे गाइडेड रहता है, ये जो भी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है? फिर आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड्स। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? एनी कंडीशन इन अ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट दैट मे कॉज इंजरी, इलनेस और अफेक्ट हेल्थ ऑफ द वर्कर। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी कंडीशन ऐसा कि जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, उसमें जो वर्कर है उसको इंजरी, इलनेस या फिर उसके हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड, ठीक है? तो हज़ार्ड्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो इसमें आता है फर्स्ट है फिजिकल हज़ार्ड्स, केमिकल हज़ार्ड्स, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक हज़ार्ड्स। तो ये कुछ टाइप्स हैं। फिर अभी हम देखने वाले डिटेल्स, इसके टाइप मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी। पहले आता है फिजिकल हज़ार्ड्स। तो अभी फिजिकल हज़ार्ड्स में आते हैं नॉइज़, वाइब्रेशन, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, पुअर लाइटिंग। ये कुछ फिजिकल हज़ार्ड्स है। ये मतलब ये जो सारे हज़ार्ड्स है, ये आप नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर आपको पता रहेगा। फिर आता है केमिकल हज़ार्ड्स। डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस, वेपर्स, सॉल्वेंट्स और पेस्टिसाइड्स। अभी इसमें से पेस्टिसाइड्स मेनली तो जो भी फार्मर्स वगैरह है उनके रिलेटेड आ गया। फिर सॉल्वेंट्स मतलब जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज है या फिर जो भी केमिकल रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहा है, उनके लिए आ गया। और फिर डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस, ये तो हम रेगुलरली भी मतलब डस्ट तो हमारे एनवायरनमेंट में रहता ही है, जो कि हम आँखों से नहीं देखते, लेकिन रहता है। फिर गैसेज़, हार्मफुल गैसेज़ रहेंगी, तो अगर कोई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे कि गैसेज़ या फिर केमिकल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी केमिकल हज़ार्ड्स हो सकता है। फिर आता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। तो इसका वन ऑफ द मोस्ट मतलब क्या एग्ज़ाम्पल क्या है? कोविड-19। अभी मतलब जैसे कि हमने भी न्यूज़ में सुना था कि ये चाइना में लैबोरेटरी टेस्ट में ये हो रहा था, तो उसकी वजह से ही ये कोविड-19 स्प्रेड हुआ है। तो वो एक टाइप का हज़ार्ड हो गया। उसमें आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई। तो इसमें भी हेल्थ केयर वर्कर्स ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। किसके लिए? टीबी और एचआईवी के लिए। फिर इसका कंटिन्यूएशन है टाइप्स का। उसमें आता है मैकेनिकल हज़ार्ड्स। मैकेनिकल हज़ार्ड्स कौन से? इंजरीज़ फ्रॉम मशीन्स, फॉल्स और एक्सीडेंट्स। ठीक है? जो भी इंजरीज़ मशीन रिलेटेड कोई भी इंजरी है या फिर फॉल या फिर एक्सीडेंट, तो उसको हम मैकेनिकल हज़ार्ड्स बोलते हैं। फिर आता है एर्गोनॉमिक हज़ार्ड्स। तो एर्गोनॉमिक से आप ये समझिए कि अभी देखिए हमें फर्स्ट ईयर में सिखाया गया था कि
बेड मेकिंग करते समय हमारे बॉडी का पोस्चर मतलब प्रॉपर रखना है, जो भी नीज़ बेंड करने हैं, अगर ट्रेकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर एक स्टेप्स दिया गया था। तो जो भी हमारे बॉडी के रिलेटेड जो भी मतलब इंजरीज़ हो सकते हैं, तो उसको हम एर्गोनॉमिक्स में ऐड कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है पुअर पोस्चर, रिपिटेटिव स्ट्रेन। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई भी एक बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को हम रिपिटेटिव स्ट्रेन देते हैं या फिर हेवी लिफ्टिंग, ये हम एर्गोनॉमिक हज़ार्ड्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है साइको सोशल हज़ार्ड्स। तो इसमें आता है स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हैरेसमेंट, जॉब इनसिक्योरिटी। ठीक है? तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ हज़ार्ड्स। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। तो जो भी हमने अभी टाइप्स देखे या फिर हज़ार्ड देखे, तो उसके मतलब इफेक्ट क्या होते हैं? तो पहला आता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। तो उसमें आता है फर्स्ट एक्सीडेंट्स, इंजरीज़ और इन्फेक्शन। जैसे कि हमने जो भी जितने 6 टाइप्स देखे, उसकी वजह से क्या-क्या हो सकता है? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इंजरीज़ हो सकती है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो इसमें क्या हो सकता है? क्रोनिक डिसीज़ेज़, जिसमें कि मोस्टली मतलब एग्ज़ाम्पल दिया है लंग फाइब्रोसिस या फिर कैंसर। अगर कोई बंदा एक आध कंपनी में वर्क कर रहा है जहाँ पे डस्ट का मतलब डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को लंग रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन हो सकते हैं, वो भी क्रोनिक। फिर आता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फिर इसका इम्पैक्ट क्या है? रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो जो भी ये हेल्थ हज़ार्ड्स है, उसकी वजह से क्या होता है? फर्स्टली जो काम की प्रोडक्टिविटी रहती, वो कम हो जाती, एब्सेंटिज़्म बढ़ जाते, जो जो भी मतलब या फिर कोई-कोई लोग जॉब ही छोड़ देते, ऐसा हो सकता है। डिसेबिलिटी, अगर किसी को इंजरी या फिर फॉल हुआ, तो या फिर मैकेनिकल इंजरी से किसी का हाथ कट गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उससे डिसेबिलिटी हो सकती है और प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है? ये सब उसके इम्पैक्ट है। फिर देखते हैं हम ऑक्यूपेशनल डिसीज़। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, डिसीज़ दैट आर डायरेक्टली कॉज्ड बाय एक्सपोज़र टू रिस्क फैक्टर्स एट अ वर्कप्लेस। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें कि क्या कहा गया है, ऐसा कोई डिसीज़ कंडीशन जो कि वर्कर को होता है, क्यों? उसका रीज़न क्या है? टू एक्सपोज़र टू रिस्क फैक्टर्स एट अ वर्कप्लेस। जो भी रिस्क फैक्टर्स है वर्कप्लेस पे, तो उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो भी डिसीज़ होते हैं, उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ बोलते हैं। रिकॉग्नाइज़्ड अंडर फैक्टरीज़ एक्ट एंड आईएलओ क्लासिफिकेशन। तो ये मतलब ये डेफिनेशन ये जो लॉ है, तो उसके हिसाब से दिया गया है। देखते हैं कॉमन ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ कौन से हैं। इसमें आता है फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि सिलिकोसिस, जो कि मोस्टली होता है सिलिका, जो डस्ट रहता है उसके पार्टिकल्स इनहेल्ड करने की वजह से होता है। फिर आता है एस्बेस्टोसिस। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये एस्बेस्टोसिस जो डिसीज़ है, वो कौन-सी डस्ट या फिर किस टाइप की डस्ट की वजह से होता है। फिर आता है बायोसाइनोसिस, जो कि मेनली कॉटन इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं उनको होता है। फिर आता है न्यूमोकोकोनियोसिस, ठीक है? ये हो गए रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़। फिर आता है स्किन डिसीज़ेज़। अगर आपको ये भी जो कॉमन ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ की जो मैंने लिस्ट दी है, अगर उसको आपको इन डिटेल पढ़ना है, तो गूगल पे जाइए और वहाँ पढ़ सकते हैं, या फिर अपने जो भी अ, मतलब आपको पढ़ाया हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 1 में है, उसमें ये सब पढ़ाया हुआ है। फिर आता है स्किन डिसीज़ेज़, उसमें आता है डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, केमिकल बर्न्स, ठीक है? फिर आता है कैंसर्स, जो कि ये लॉन्ग टर्म डिसीज़ेज़ है। उसमें फर्स्ट आता है लंग कैंसर, जो कि एस्बेस्टोसिस या फिर कोल टार इसकी वजह से हो सकता है। फिर आता है ब्लैडर कैंसर। फिर नेक्स्ट डिसीज़ देखेंगे, उसमें आता है फर्स्ट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। उसमें मोस्ट कॉमन ये जो देखा जाता है वो है लोअर बैक पेन, जो कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रीज़ या फिर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ देखा जाता है। फिर रिपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज़, अगर अ, कोई भी एक चीज़ का मतलब समझो, मतलब जो भी हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं उनको उनमें ज़्यादा ये देखा जाता है, जो कि हेवी वज़न उठाते हैं या उन लोगों में। फिर आता है नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो ये एक ऐसा टाइप का ये है कि जहाँ समझो इन मशीनरी चल रही है, उनका ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ की वज़ह से भी कुछ लोगों को हियरिंग लॉस होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ बोला कि कंटीन्यूअस लाउड नॉइज़ एक्सपोज़र, कि कुछ इंडस्ट्रीज़ रहती है जहाँ पे मशीनों का कंटीन्यूअसली आवाज़ रहता है, तो उसकी वज़ह से हियरिंग लॉस होता है।
फिर आता है कम्युनिकेबल डिसीजेस, उसमें मोस्टली ट्यूबर टीबी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये मोस्टली देखा जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स में। फिर अभी जो हमने ये हेल्थ केयर डिसीजेस देखे मतलब ऑक्यूपेशनल डिसीजेस देखे, उनको हम लोग अभी प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियोडिक मेडिकल चेकअप्स, जैसे कि हर हॉस्पिटल या फिर मतलब अभी उन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के पहले ही जब भी मतलब इंटरव्यू वगैरह रहता है, उसके साथ ही वो एक मेडिकल टेस्ट टाइप करते हैं और फिर एवरी 6 मंथ्स या फिर ईयरली वो मेडिकल चेकअप्स करते रहते हैं अपना, जो भी स्टाफ है उनका। फिर यूज़ ऑफ अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें आता है मास्क, ग्लव्स, हेलमेट्स और ईयर प्लग्स। ठीक है, पीपीई किट यूज़ कर रहे हैं। फिर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, तो जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ रहना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन, मशीन गार्डिंग, नॉइज़ कंट्रोल, ये सब चीज़ें हम कर सकते मतलब जो भी इंडस्ट्रियल लोग हैं उनको करने के लिए मोटिवेट करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अभी एज़ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जो भी मतलब हेल्थ वर्कर्स हैं उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग देना। फिर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर हमारे पास कोई ऐसा भी पेशेंट आए वर्किंग या फिर वर्कर कि उसको समझो अ, वो एक एस्बेस्टोसिस के रिलेटेड जो भी वर्क है वो कर रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहा है, तो हम उसको पीपीई किट के लिए मोटिवेट करेंगे कि यूज़ करो, मास्क यूज़ करो और उनको बताएँगे कि और फिर अगर समझो कोई पेशेंट डायग्नोस हुआ तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। फिर आता है जो कि हमारा आज का एकदम मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ईएसआई एक्ट। तो ईएसआई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये एक्ट 1948 में मतलब स्टार्ट हुआ था। तो ये लॉ क्या करता है, जो एक्ट है वो क्या करता है? तो वो प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू वर्कर्स इन द इंडिया। जो भी हमारे इंडियन वर्कर्स है मतलब अ, तो उनको सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस देता है, हेल्थ रिलेटेड। फिर ये कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। जो भी आप इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, जो कि हमारे www.india.gov.in, तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसके रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ईएसआई एक्ट के? तो ये क्या करता है? प्रोवाइड मेडिकल केयर टू एम्प्लॉइज़ एंड फैमिलीज़। जो भी हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयी है उसको और उसकी फैमिली को मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। फिर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉस ऑफ वेजेस ड्यू टू सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी एंड डेथ। अगर किसी का डेथ या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी वजह से वेजेस लॉस ना हो, वो भी मदद करता है। फिर लास्ट में इंश्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईएसआई एक्ट, तो ये कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेबल है? नॉन सीज़नल फैक्ट्रीज़ विद मोर दैन इक्वल टू 10 एम्प्लॉयी। एक कोई भी कंपनी जिसमें 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें लागू किया जाता है। शॉप्स, होटल्स, सिनेमाज़, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा, ये इन जगहों पे अप्लाई होता है। वेज लिमिट वर्कर्स अर्निंग अप टू 21,000 पर मंथ और 25,000 फॉर अ डिसेबल्ड। तो ये उनका एक लिमिट है वेजेस का। फिर अभी जो भी वर्कर्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स है ये अंडर ईएसआई एक्ट। फर्स्ट है मेडिकल बेनिफिट, फुल मेडिकल केयर फॉर इंश्योर्ड पर्सन एंड डिपेंडेंट्स। मतलब कि क्या, अगर कोई भी समझो एक एम्प्लॉयी है, उसका ईएसआई एक्ट के अंडर उनको इंश्योरेंस मिलने वाला है, तो उसका जो भी मेडिकल का खर्चा हुआ, जो भी टेस्ट करवा रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा, वो सब ये ईएसआई एक्ट के अंडर फुल मतलब भरा जाएगा। फिर आता है सिकनेस बेनिफिट्स, कैश कंपनसेशन ड्यूरिंग सिकनेस। तो मतलब कि क्या, अगर कोई भी समझो एक वर्कर है, उसकी कंपनी से मतलब वो बीमार पड़ा, तो उसको जो भी कंपनी है उसकी, तो उसको 70% जो भी उसका समझो एक बंदा है उसको 10,000 पेमेंट है और वो 1-2 महीने की सिक लीव पे है, तो उसकी कंपनी उसको 70% मतलब लगभग 7,000 उसको एज़ अ कंपनसेशन देगी अंडर ईएसआई एक्ट के। फिर आता है मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो ये आपको पता ही होगा कि इंडिया में अगर कोई भी लेडी वर्किंग है और वो प्रेग्नेंट हो गई,
तो उसको लगभग 26 वीक्स का पेड लीव मिलता है, ठीक है? क्योंकि मैटरनिटी केयर के ऐसा हमारे ईएसआई एक्ट के अंडर है। फिर डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो इसके अंडर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उनको स्पेशल सर्विसेज मिलती है या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है अंडर ईएसआई एक्ट के। डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स में आप ये याद रख सकते हैं कि पेंशन जो भी अगर कोई समझो एक ब्रेड अर्निंग मेंबर कोई भी उसका डेथ हो गया फैमिली में से, तो अंडर ईएसआई एक्ट उसके फैमिली मेंबर्स को पेंशन के रूप में एक बेनिफिट मिलेगा सपोर्ट करने के लिए फैमिली को। फिर होता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल मतलब कि क्या, अगर किसी की डेथ हो गई तो उन लोगों को एक फिक्स अमाउंट्स रहता है, तो वो फैमिली को दिया जाता है फ्यूनरल के लिए। फिर होता है रिहैबिलिटेशन अलाउंस। ये मोस्टली फिजिकल रिहैबिलिटेशन के लिए दिया जाता है। ठीक, तो इतने सारे बेनिफिट्स है ये अंडर ईएसआई एक्ट। तो अभी हमारा रोल ऑफ अ नर्स। तो रोल ऑफ अ नर्स क्या है कि हेल्थ एजुकेशन ऑन अ वर्कप्लेस हैज़ार्ड्स एंड इट्स प्रिवेंशन। तो हम एज़ अ नर्स जो भी वर्कर्स है उनको हेल्थ हैज़ार्ड्स और उसके प्रिवेंशन के रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कंडक्ट हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइज़ेशन। तो हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे जो भी वर्कर्स हैं उनका, और इम्यूनाइज़ेशन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। जो भी वर्कर्स है उनको किसी को वर्क प्लेस में इंजरी वगैरह हुआ तो उसको फर्स्ट एड देंगे या फिर इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। अगर किसी वर्क प्लेस में किसी वर्कर को स्ट्रेस या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उनको हम काउंसलिंग या फिर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेंटेन ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमें एक मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है। एडवोकेट फॉर सेफ वर्क प्लेस पॉलिसीज। ठीक है, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स वी आर advocate like playing a role of advocate for safe workplace policies। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।